सोचिए, आप एक छोटी सी अंधेरे कमरे में बैठे हैं। गर्मी इतनी है कि हवा में भी वजन महसूस हो रहा है। आपके सामने एक 8 साल का मासूम बच्चा, जिसके चेहरे पर ऑटिज्म की एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। वो बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो हंसी में चीख सकता है, वो गुस्से में हंस सकता है। उसको दुनिया समझ नहीं आती और दुनिया उसको समझने की कोशिश नहीं करती। लेकिन उसकी माँ को यकीन है कि उसके बच्चे के अंदर कोई खूनी शैतान है, कोई ऐसी ताकत जो उसकी रूह को घूंट रही है, और वो उसको इस दर्द से आजादी दिलाने के लिए एक जगह ले जाती है जहां उनको हकीकी मुक्ति मिलने का वादा किया गया था। वो जगह एक चर्च है, लेकिन यहाँ कोई रोशनी नहीं, कोई सुकून नहीं, सिर्फ एक घुटन, एक खौफ और चीखों की आवाज। ये कोई कहानी नहीं, ये सच है। ये है टेरेंस कॉट्रेल जूनियर की सच्चाई, एक बच्चे की दास्तान जिसके साथ उसकी अपनी ही रूहानियत ने जिस्म को कैद कर दिया। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, और आज हम एक ऐसे मासूमियत के कत्ल की तहकीक करेंगे जिसे डेमोनिक पोसेशन का नाम दिया गया। इमेजिन, आपके सामने एक बच्चा है जिसका नाम टेरेंस कॉट्रेल जूनियर है। उसको लोग जूनियर कहते थे। उसके हाथों में एक कमाल का जादू था। वो अखबार से कॉम्प्लेक्स काइट्स बना सकता था। सोचिए, एक 8 साल का बच्चा जिसे बोलना मुश्किल लगता था, लेकिन वो अपने हाथों से हवा में उड़ने वाली चीजें बनाता था। ये उसकी अपनी अलग दुनिया थी, एक दुनिया जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी, जहां सिर्फ खामोशी और हुनर था। वो अक्सर लोगों के दरवाजों पर नॉक करके उनसे टिकल कहकर खेलने के लिए कहता था। वो हंसकर लोगों को पंच भी करता था, जो उसके लिए खेल शुरू करने का एक तरीका था। वो जंपिंग करता था, लाउड नॉइजेस निकालता था, और कभी कभी उसके बिहेवियर में वायलेंट टेंडेंसीज भी दिखती थीं। उसके लिए ये नॉर्मल था, लेकिन दुनिया के लिए ये एबनॉर्मल था। और इस एबनॉर्मैलिटी को उसकी माँ ने एक डेमोनिक बिहेवियर समझा। ये एक ऐसा फैसला था जिसने उसकी जिंदगी को सिर्फ कुछ हफ्तों में ही खत्म कर दिया। टेरेंस, जिसे 2 साल की उम्र में ऑटिज्म डायग्नोस हुआ था, अब 65th स्ट्रीट एलिमेंट्री स्कूल में 3rd ग्रेड की स्पेशल एजुकेशन क्लासेस शुरू करने वाला था। लेकिन वो उस क्लास में कभी नहीं जा पाया। उसकी माँ पेट्रिशिया कूपर उसको मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन में एक छोटे से चर्च में ले जा रही थी। ये चर्च एक स्ट्रिप मॉल में था, जिसके बगल में एक पिज्जा रेस्टोरेंट था और एक ड्राई क्लीनर था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, एक ऐसी जगह जहां रूहानियत को ढूंढा जा रहा था, वो एक आम सी कमर्शियल जगह पर मौजूद थी। इस चर्च का नाम था फेथ टेम्पल चर्च ऑफ द एपोस्टोलिक फेथ, और इसके हेड बिशप डेविड हेम्पल सीनियर थे, जिन्होंने इसको 1997 में शुरू किया था। लेकिन टेरेंस की जिंदगी का फैसला करने वाले थे रे एंथनी हेम्पल, जो बिशप के भाई थे। उनकी कोई फॉर्मल रिलीजियस ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक फॉर्मर मेंटेनेंस वर्कर थे। उन्हें उनके भाई ने ऑर्डेन किया था। ये एक ऐसी फैमिली थी जो फेथ हीलिंग में यकीन रखती थी। उनका मानना था कि अगर आपको कोई बीमारी है या कोई परेशानी है, तो वो एक स्पिरिट की वजह से है, और उस स्पिरिट को सिर्फ प्रेयर्स और एक्सॉर्सिज्म से निकाला जा सकता है। टेरेंस की माँ ने उसको इस चर्च में ले जाना शुरू किया ताकि उसके डीमंस को निकाल दिया जाए। वो लगातार 3 हफ्तों तक हफ्ते में 3 बार टेरेंस को यहाँ लाती थी। हर सेशन 1 से 2 घंटे तक चलता था। इसके दौरान उस मासूम बच्चे को जमीन पर जबरदस्ती लेटाकर उसको रिस्ट्रेन किया जाता था। रे हेम्पल, जिनका वजन 157 पाउंड्स था, टेरेंस के चेस्ट पर लेट जाते थे। सिर्फ वही नहीं, 2 और औरतें भी, उसकी माँ भी उसको दबोच कर रखती थी। आप इसका प्रेशर सोचिए, एक छोटे से 8 साल के बच्चे के जिस्म पर इतना वजन और ताकत, उसको शैतान निकालने के नाम पर दबाया जा रहा था। ये सिलसिला चलता रहा। हर सेशन में इस बच्चे के साथ यही किया जाता था।
ये कोई एक दिन का वाक्य नहीं था, बल्कि ये एक प्रोसेस था, एक लंबा टॉर्मेंट था जो इस मासूम के जिस्म और रूह पर किया जा रहा था। चर्च मेंबर्स का यही मानना था कि वो इस बच्चे को डिलीवर कर रहे हैं। उनको लगता था कि वो एक भूत को निकाल रहे हैं, लेकिन असल में वो एक इंसान को घूंट रहे थे, उस मासूम की रूह को। अब हम उस आखिरी रात की तरफ आते हैं। अगस्त 22, 2003। मिल्वॉकी में बहुत ही गर्मी की एक शाम थी। चर्च में एयर कंडीशनिंग नहीं थी और इस गर्मी के बीच टेरेंस के साथ एक आखिरी सेशन शुरू किया गया। इस बार भी वही हुआ जो पहले होता था। टेरेंस को जबरदस्ती फ्लोर पर लेटा दिया गया। दो औरतें उसके हाथ और पांव दबोच कर बैठी थीं और उसकी मां खुद उसका एक पांव दबोच कर बैठी थी। और उनके ऊपर उन सबसे ज्यादा ताकतवर रे हैम्पल, जिनका वजन टेरेंस से कई ज्यादा था, वो या तो अपना घुटना उसके चेस्ट पर रखते थे या फिर उसके पूरे जिस्म पर लेट जाते थे। ये सेशन तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक चला। टेरेंस शुरू में छूटने के लिए स्ट्रगल करता रहा। उसके जिस्म में ताकत थी, लेकिन उसकी छोटी सी रूह और मासूम सा जिस्म इतनी ताकत को कितने देर तक झेल सकता है। उसकी सांसें घूट रही थी, उसका जिस्म पसीने से भीग चुका था, यहाँ तक कि उसने खुद पर ही पेशाब कर दिया। पर जब वो एकदम से रुक गया, उसने स्ट्रगल करना बंद कर दिया, तो उन लोगों ने सोचा कि शायद शैतान उसके जिस्म से निकल चुका है। ये वो रियलाइजेशन थी जिसका वो इंतजार कर रहे थे। पर जब रे हैम्पल उसके ऊपर से उठे तो उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर शायद उनकी रूह भी कांप गई होगी। टेरेंस कॉट्रेल जूनियर सांस नहीं ले रहा था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। जिंदगी उसके जिस्म से जा चुकी थी। वो स्पिरिट जो उनको लगता था कि उसके जिस्म से निकली है, वो असल में उसकी अपनी रूह थी, जो इस घुटन और जुल्म से आजाद हो चुकी थी। इसी बीच उस आखिरी रात अगस्त 22, 2003 की वो घुटन भरी शाम एक नए मोड़ पर आई। पूरे शहर में गर्मी की लहर थी और छोटे से चर्च के अंदर एक अजीब सा माहौल था। हवा रुक चुकी थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। चर्च मेंबर्स ने टेरेंस को शीट्स में लपेट दिया था। उनका कहना था कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो खुद को और दूसरों को स्क्रैच न कर सके। पर असलियत में उस शीट ने उस मासूम के जिस्म को एक कैद में डाल दिया। उसको पूरी तरह से लॉक कर दिया गया। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक बच्चा जिसको बचपन से ही दुनिया समझने में मुश्किल पेश आती थी, जो सिर्फ खिलौने और खेल की जबान जानता था, वो अब कुछ अजनबियों और अपनी माँ के सामने एक शीट में कैद जमीन पर लेटा हुआ था। और उन सबसे भारी, उन सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स रे हैम्पल उसकी छाती पर अपना पूरा वजन डाले हुए था। ये कोई आम सा सेशन नहीं था, ये घंटों तक चलने वाला टॉर्चर था। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और पुलिस स्टेटमेंट्स के मुताबिक ये सेशन 1.5 से 2 घंटे तक चला। टेरेंस ने शुरू में झटपटाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी इस बंधन से आजाद होने के लिए। उसके जिस्म से पसीना बह रहा था, इतना पसीना कि उसकी शर्ट पूरी तरह भीग चुकी थी। उसने घुटन महसूस की, उसकी सांसें रुकने लगी, उसका दिमाग चीख रहा था, उसकी रूह आजादी मांग रही थी, लेकिन वो अपनी आवाज निकाल नहीं पाया क्योंकि उसकी सांस से उसके सीने में ही घुट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म की सारी एनर्जी इस स्ट्रगल में ही खत्म हो गई हो। और फिर वो बिल्कुल शांत हो गया। एक अजीब सी खामोशी। चर्च मेंबर्स को लगा कि डेमोनिक स्पिरिट उसके जिस्म से निकल चुका है। उनके लिए ये एक विक्ट्री का साइन था। एक मासूम बच्चे की खामोशी उनकी जीत थी। उनको लगा कि उनकी प्रेयर्स काम कर गई हैं। उनको लगा कि उन्होंने टेरेंस को डिलीवर कर दिया है। पर जब रे हैम्पल उसके जिस्म से उठे और उन्होंने शीट्स को हटाया तो उनकी रियलाइजेशन कांप गई। उस बच्चे का चेहरा नीला पड़ चुका था। वो सांस नहीं ले रहा था। वो बिल्कुल बेजान हो चुका था। उन्होंने उसको हिलाया, आवाजें लगाईं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं।
वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हुआ। ये वो मोमेंट था जब उनका फेथ एक फिजिकल रियलिटी से टकराया। ये वो पल था जब उनकी आंखों के सामने उनकी रूहानियत का नतीजा था एक मुर्दा बच्चा। इस घबराहट के बीच उन्होंने 911 को कॉल किया, लेकिन यहां से शुरू होती है असली झूठ की दास्तां। जब फायर डिपार्टमेंट के लोग पहुंचे तो रे हेम्पिल ने उनको बताया कि टेरेंस वाज रनिंग अराउंड विद सम अदर बॉयज एंड हैड कोलैप्स्ड। ये एक सीधा झूठ था। कुछ देर बाद जब उन्होंने देखा कि उनकी बात पर शक किया जा रहा है तो उन्होंने अपनी कहानी बदल दी। अब उनका कहना था कि टेरेंस वाज प्रेइंग व्हेन ही कोलैप्स्ड। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि इस सच को छुपा सकें कि उन्होंने उस मासूम बच्चे को घंटों तक दबा कर रखा था। मेडिकल इन्वेस्टिगेशन ने सारे राज खोल दिए। मेडिकल एग्जामिनर ने टेरेंस की डेथ का ऑफिशियल रीजन बताया, मैकेनिकल एस्फिक्सिया ड्यू टू कॉम्प्रेशन। आसान जबान में उसकी सांसें रुकी हुई थीं क्योंकि उसके चेस्ट पर प्रेशर डाला गया था। सोचिए, उसके जिस्म पर कोई मारपीट के निशान नहीं थे, लेकिन उसकी गर्दन के पीछे एक्सटेंसिव ब्रूजिंग थी। ये वो निशान थे जो उसके जिस्म पर उस घुटन की वजह से पड़ गए थे। मेडिकल एग्जामिनर का स्टेटमेंट बहुत ही चिलिंग था। एयर वॉज नॉट एबल टू गेट इन और आउट। आपको क्या लगता है, ये एक हादसा था? एक 157 पाउंड के शख्स का वजन एक 8 साल के बच्चे के जिस्म पर कितना घुटन पैदा कर सकता है, वो आपके सामने है। रे हेम्पिल को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया और उन पर फेलेनी चाइल्ड अब्यूज का केस चला। लेकिन यहाँ एक अजीब सा ट्विस्ट आया। प्रोसिक्यूटर्स ने उन पर मर्डर का केस नहीं चलाया। इस पर टेरेंस के बाबा टेरेंस कॉटरेल सीनियर और उनकी दादी मैरी लुकेट बहुत गुस्सा हुए। मैरी लुकेट ने कहा, हाउ कैन ए चाइल्ड बी डेड एंड दीज पीपल गेट चार्ज विद चाइल्ड अब्यूज? आई कांट इवन अंडरस्टैंड दैट। उन्होंने टेरेंस की मौत को अ स्मदरी ग्रेव का नाम दिया। प्रोसिक्यूटर्स ने एक्सप्लेन किया कि मर्डर के लिए उनको यह साबित करना पड़ता कि रे हेम्पिल जानते थे कि उनका एक्शन लाइक्लीहुड ऑफ किलिंग द बॉय था। ये एक लीगल टेक्निकलिटी थी जो इस केस को और भी कॉम्प्लेक्स बना रही थी। लेकिन जूरी ने 4 घंटे की डेलिब्रेशन के बाद रे हेम्पिल को फिजिकल अब्यूज ऑफ अ चाइल्ड बाय रेकलेसली कॉजिंग ग्रेट बॉडीली हार्म का दोषी करार दिया। डिफेंस लॉयर्स ने ट्रायल में ये आर्ग्यू करने की कोशिश की कि टेरेंस की मौत उसकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की वजह से हुई। उन्होंने कहा कि रे हेम्पिल को नहीं पता था कि टेरेंस ने दवा ली हुई थी, लेकिन जज में इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया। जज जीन डेमोटो ने कहा कि रे हेम्पिल का एक्शन इतना अनरीजनेबल और रेकलेस था कि इसमें इंटेंशन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि द कम्युनिटी कैन नॉट रिस्क अनदर चाइल्ड बीइंग हर्ट, मच लेस बीइंग किल्ड इन अ रिलीजियस रिचुअल। ये केस सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये एक सवाल था रिलीजियस फ्रीडम और चाइल्ड प्रोटेक्शन के बीच। कहां से शुरू होती है एक इंसान की अपने फेथ और कहां से खत्म होती है एक बच्चे की जिंदगी की हिफाजत? ये वो सवाल था जो मिल्वॉकी के हर घर में गूंज रहा था। जूरी के फैसले के बाद अब बारी थी सजा सुनाने की। जज डेमोटो की अदालत में जब रे हेम्पिल को सजा सुनाई जा रही थी तो उन्होंने सिर्फ 2 जुमले कहे, योर ऑनर, आई एम ट्रूली सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड टू पेरेंट्स, दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। बस इतना ही, ना कोई गहरा अफसोस, ना कोई पछतावा, सिर्फ कुछ अल्फाज जैसे कि वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हों। जज ने उन्हें 2 साल और 5 महीने की जेल की सजा सुनाई और उसके बाद 7 साल और 5 महीने की एक्सटेंडेड सुपरविजन। उनको 10 साल तक कोई एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने से भी मना किया गया जब तक कि उनके पास कोई प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो। ये सजा एक ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिस को रोकने की कोशिश थी जिसमें एक मासूम बच्चे की जान चली गई थी। जज ने अपने फैसले को वाज़ेह करते हुए कहा कि द कम्युनिटी कैन नॉट रिस्क अनदर चाइल्ड बीइंग हर्ट, मच लेस बीइंग किल्ड इन अ रिलीजियस रिचुअल। पर क्या आपको लगता है कि यह सजा काफी थी? क्या एक इंसान की जिंदगी की कीमत सिर्फ 2 साल की जेल हो सकती है?
टेरेंस कॉटरेल जूनियर के बाबा टेरेंस कॉटरेल सीनियर ने कहा कि उन्हें एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन हिज सन्स डेथ टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल चाहिए। उनका गुस्सा और दर्द जायज था, लेकिन इस केस में सिर्फ रे हेम्पल पर ही चार्ज लगाया गया। टेरेंस की मां पैट्रिसिया कूपर और वो दो दूसरी औरतें जो उनके साथ थीं, उन पर कोई केस नहीं चला। इसी बीच टेरेंस की दादी मैरी लोकेट का दर्द कुछ और ही था। उन्होंने इस फैसले को बिल्कुल गलत समझा। उन्होंने मिलवॉकी जर्नल सेंटिनल को बताया कि हाउ कैन अ चाइल्ड बी डेड एंड दीज पीपल गेट चार्ज विद चाइल्ड अब्यूज। आई कांट इवन अंडरस्टैंड दैट। उनके लिए ये एक साफ साफ कत्ल था और इसको एक हादसा या अब्यूज कहना उनकी रूह को काटने जैसा था। उन्होंने तो टेरेंस की मौत को अ स्मदरी ग्रेव का नाम दिया, एक ऐसी कब्र जहां सांस घुटने से मौत हुई हो। सोचिए, एक दादी का दर्द जो अपने पोते को एक स्मदरी ग्रेव के जरिए खोती है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात वो थी जो चर्च फैमिली ने कही। बिशप डेविड हेम्पल यानी कि रे हेम्पल के भाई ने कहा, वी वर आस्किंग गॉड टू टेक दिस स्पिरिट दैट वाज टॉर्मेंटिंग दिस लिटिल बॉय टू डेथ। वी वर प्रेइंग दैट हार्ड बट नॉट टू किल। उनको अब भी लगता था कि वो एक स्पिरिट से लड़ रहे थे। और पैमेला हेम्पल, बिशप की बीवी, ने तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा, द बॉय जस्ट हैड अ प्रॉब्लम इन हिज माइंड एंड व्हाट वी वर डूइंग वाज आस्किंग गॉड टू फिक्स इट। ही चोज टू फिक्स इट बाय टेकिंग हिम बैक होम टू हिम। उनके लिए ये मौत नहीं थी, ये गॉड का एक फैसला था। और सेंटेंसिंग के बाद उन्होंने कहा, आई एम हर्ट एंड आई एम सॉरी फॉर कॉटरेल्स फैमिली। दैट थिंग हैपेंड बट आई मीन इट जस्ट हैपेंड। एक ऐसा स्टेटमेंट जो साफ साफ उनकी एम्पैथी और अकाउंटेबिलिटी की कमी को दर्शाता है, जैसे कि एक छोटे से हादसे के बारे में बात हो रही हो। लेकिन टेरेंस की मौत एक छोटा हादसा नहीं था, ये एक पूरे शहर और एक पूरी नेशन के लिए एक वेकअप कॉल थी। इस केस ने रिलीजियस फ्रीडम और चाइल्ड प्रोटेक्शन के बीच की टेंशन को उजागर किया। इसने ये सवाल उठाया कि क्या किसी इंसान की फेथ इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो एक मासूम बच्चे की जिंदगी पर हावी हो जाए? क्या फेथ हीलिंग के नाम पर फिजिकल अब्यूज को डिफेंड किया जा सकता है? ये वो सवाल थे जिन पर सुप्रीम कोर्ट तक ने बात की। The case established legal precedent in Wisconsin regarding the objective standard for reckless child abuse charges and the limits of religious practice when child safety is involved. टेरेंस की मौत सिर्फ उस चर्च की दीवारों तक महदूद नहीं रही। मीडिया ने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया। इस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी जिसका नाम था जूनियर द टेरेंस कॉटरेल स्टोरी, और कई पॉडकास्ट में इसको फीचर किया गया। टेरेंस के अपार्टमेंट के बाहर लोग उसको याद करने के लिए उसके पसंद के स्टफ्ड एनिमल्स और रूम डिओडोरेंट कैंडल्स रख गए। उस बच्चे का छोटा सा फोटो चर्च के दरवाजे पर लगा दिया गया था। यही इस दास्तान की असलियत है। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच है। एक मासूम बच्चे की दास्तान जो अपने डेमन से नहीं बल्कि उस रूहानियत से हारा जो उसकी जिंदगी के लिए सबसे खतरनाक थी। रे हेम्पल ने कन्विक्शन के बाद अपील फाइल की। उनका आर्गुमेंट था कि ट्रायल कोर्ट ने उनके ड्यू प्रोसेस राइट्स को वायलेट किया जब ज्यूरी को मिस्टेक इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई। उनका कहना था कि उन्होंने गलती से ये समझा कि टेरेंस अनमेडिकेटेड था, जिससे उनकी इंटेंशन क्लियर नहीं थी। लेकिन कोर्ट ऑफ अपील्स ने उनकी इस अपील को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने अपनी रूलिंग में कहा कि फेलेनी चाइल्ड अब्यूज का चार्ज रेकलेस कंडक्ट पर बेस्ड है और इसमें किसी सब्जेक्टिव मेंटल एलिमेंट या स्टेट ऑफ माइंड की जरूरत नहीं है। इस फैसले ने इस केस को और भी मजबूत बना दिया। ये प्रूफ किया कि आपकी नीयत, चाहे वो कितनी भी पाक क्यों ना हो, अगर आपका एक्शन अनरीजनेबल रिस्क ऑफ हार्म पैदा करता है तो आप दोषी हैं। ये केस आने वाली नस्लों के लिए एक वार्निंग बनकर रह गया। इसने सिखाया कि फेथ एक बहाना नहीं हो सकता इंसानियत के कत्ल का, और एक मासूम बच्चे की जिंदगी से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। अब हम इस दास्तान के आखिरी मोड़ पर हैं। टेरेंस कॉटरेल जूनियर की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ना ही ये सिर्फ एक क्राइम था। ये एक ट्रेजेडी थी जो इंसान के फेथ और उसकी नासमझी के बीच पैदा हुई। आप इमेजिन कर सकते हैं,
एक 8 साल का मासूम बच्चा जिसे सिर्फ प्यार और अटेंशन चाहिए थी, जिसके लिए टिकल कहना खेल शुरू करने का एक तरीका था, उसको अपनी ही माँ ने एक ऐसी जगह भेजा जहां उसके लिए मुक्ति का वादा किया गया था। लेकिन उसको वहां मुक्ति नहीं मिली, उसको वहां मौत मिली। इस केस ने हमें एक आईना दिखाया है। इसने हमसे पूछा है कि जब फेथ और साइंस आमने सामने आते हैं तो हम किस पर यकीन करते हैं। टेरेंस को ऑटिज्म था, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसे मेडिकल हेल्प की जरूरत थी, लेकिन उसकी माँ और उस चर्च को यकीन था कि ये डिमोनिक पोजेशन है जिसे सिर्फ स्पिरिचुअल इंटरवेंशन से ठीक किया जा सकता है। ये एक इंटेलेक्चुअल बैटल ग्राउंड है जहां इंसान का दिमाग और उसका दिल आपस में लड़ रहे हैं। आपके लिए सही क्या है? क्या आपकी ऐसी कोई फेथ है जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकती है, या क्या आपको इंसानी अकल और इल्म पर भरोसा है? The case also highlighted the dangerous intersection of religious belief and child protection laws. इसने अमेरिका में एक प्रेसिडेंट सेट किया। ये साबित किया कि अगर आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस से किसी बच्चे की जान को खतरा हो तो लॉ उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि फेथ गलत है? बिल्कुल नहीं। फेथ तब तक खूबसूरत है जब तक वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। टेरेंस कॉट्रेल जूनियर की दास्तान हमें सिखाती है कि जब फेथ इंसानियत पर हावी हो जाती है तो उसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। हम सब इस कहानी के हिस्से हैं, हम सब इस दास्तान के कैरेक्टर्स हैं। हर एक इंसान, हर एक कम्युनिटी और हर एक मजहब को इस केस से एक सबक सीखना चाहिए। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ और इसका जवाब मुझे कमेंट्स में चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की एक्सोर्सिज्म डेथ्स सिर्फ एक हादसा है, या ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है जहां रिलीजियस फेथ को साइंटिफिक रियलिटी पर तरजीह दी जाती है? क्या इस कत्ल के लिए सिर्फ रे हेम्फिल जिम्मेदार था, या उन सबका भी हाथ था जिन्होंने इसको होते हुए देखा और कुछ नहीं किया, जिसमें खुद टेरेंस की माँ भी शामिल है? आपकी राय में टेरेंस के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपके साथ टेरेंस कॉट्रेल जूनियर की ये दास्तान शेयर करने का मकसद सिर्फ एक केस की रिपोर्ट पेश करना नहीं था, बल्कि ये समझना था कि इंसान का दिमाग जब खौफ और यकीन की गलत फहमी में घिर जाता है तो वो कैसे एक मासूम की जान ले सकता है। हमने देखा कि कैसे रे हेम्फिल के इंटेंशंस शायद साफ थे, लेकिन उनके एक्शंस ने एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। हमने ये भी देखा कि कैसे एक माँ जो अपने बच्चे से बेपनाह मोहब्बत करती थी, उसकी बीमारी को समझ नहीं पाई और उसको ऐसी जगह ले गई जहां उसको बचाने की बजाय उसकी जान ले ली गई। ये केस हमें सिखाता है कि सिर्फ नियत साफ होने से कुछ नहीं होता, बल्कि आपका इल्म, आपकी समझ और आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। इसीलिए आज का ये एपिसोड एक फाइनल वर्डिक्ट नहीं, बल्कि एक नया सवाल है। मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ इस केस को एक नए नजरिए से देखें। ये सिर्फ एक लीगल केस नहीं था जिसका फैसला हो गया, बल्कि ये एक मॉरल और एथिकल डायलेमा है जो आज भी जिंदा है। जब हम टेरेंस कॉट्रेल जूनियर जैसी दास्तानें सुनते हैं तो क्या हमें सिर्फ इंसानों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, या वो सिस्टम्स और बिलीव्स भी जिम्मेदार हैं जो ऐसे इंसिडेंट्स को होने की इजाजत देते हैं? आज इस वीडियो के नीचे आपको आपकी राय बतानी है। सिर्फ अपनी राय नहीं, बल्कि उस राय के पीछे का रीजन भी। आपके ख्याल में इस दास्तान का सबसे बड़ा विलेन कौन है? वो लोग जो उस वक्त उस चर्च में मौजूद थे, या वो समझ जहां मेंटल इलनेस को आज भी डिमोनिक पोजीशन समझा जाता है? आपको क्या लगता है किस तरह टेरेंस कॉट्रेल जूनियर को बचाया जा सकता था, और क्या इस तरह के इंसिडेंट्स को रोकने के लिए लॉस से भी ज्यादा इंसान की समझ और तरबियत को बदलना जरूरी है? कमेंट्स में मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ऐसी ही वायरल दास्तान के साथ। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।